नमस्कार विद्यार्थियों। आज हम पढ़ेंगे अधिगम के सिद्धांतों के बारे में। इससे पूर्व के कक्षा में हमने अधिगम की परिभाषा, अधिगम की विशेषता तथा थॉर्नडाइक के अधिगम सिद्धांत के बारे में चर्चा करी थी और उसके बाद में अपन ने इवान पावलोव के सिद्धांत के बारे में पढ़ा था। आज मैं इसी श्रृंखला में आगे आपके लिए वीडियो बना के लाया हूँ। ये अधिगम सिद्धांत में प्रमुख है बी.एफ. स्किनर का सिद्धांत। बी.एफ. स्किनर हार्वर्ड विश्वविद्यालय में मनोविज्ञान के प्राचार्य थे। इन्होंने एक सिद्धांत जो मनोवैज्ञानिक प्रयोगों पर आधारित था। इस सिद्धांत को मूल रूप से इसको नाम दिया इन्होंने सक्रिय अनुबंधन का सिद्धांत। ये अधिगम सिद्धांत इन्होंने इसको क्रिया प्रसूत अनुबंधन सिद्धांत भी कहा जाता है। बी.एफ. स्किनर मूल रूप से अमेरिकी मनोवैज्ञानिक थे। कहीं आपसे ये प्रश्न पूछा जाए कि बी.एफ. स्किनर कहाँ से संबंधित है, तो ये अमेरिका से संबंधित है। इन्होंने सन 1938 में यह सिद्धांत दिया था। इनकी प्रसिद्ध पुस्तक थी द बिहेवियर ऑफ ऑर्गेनिज्म और बियॉन्ड फ्रीडम एंड डिग्निटी। ये इनकी प्रमुख पुस्तकें हैं, द बिहेवियर ऑफ ऑर्गेनिज्म एंड बियॉन्ड फ्रीडम एंड डिग्निटी। इस सिद्धांत को सक्रिय अनुबंधन का सिद्धांत भी कहते हैं। देखिए, थॉर्नडाइक का जो सिद्धांत था वो था कौन सा? आपने थॉर्नडाइक का सिद्धांत पढ़ा तो उसमें हमने अनुक्रिया पर बल दिया था, है ना। उसमें मतलब उद्दीपन के साथ अनुक्रिया नज़र आती है आपको और इसमें भी आपको अनुक्रिया नज़र आएगी और सेम वैसा का वैसा प्रयोग लगेगा, लेकिन इसमें इन्होंने पुनर्बलन पर अधिक बल दिया है। इसमें अनुक्रिया को उद्दीपक पर आधारित न मानकर उद्दीपक पर की बजाय इन्होंने पुनर्बलन पर अधिक जोर दिया। बी.एफ. स्किनर का प्रयोग देखें। इन्होंने चूहे पर प्रयोग किया, सफ़ेद चूहे पे प्रयोग किया था और इसके अलावा इन्होंने कबूतरों पे प्रयोग किए और भी कई प्रयोग इन्होंने दोहराए और इन प्रयोगों के आधार पे ये सिद्धांत दिया। चूहे पे सर्वप्रथम स्किनर बॉक्स में रखा, फिर स्किनर बॉक्स में चूहे के द्वारा इधर उधर क्रियाएं की, अनुक्रियाएं करी विभिन्न, और उन अनुक्रियाओं को करने पर दरवाज़ा खुला और दरवाज़ा खुलने पे क्या मिला? भोजन मिला। जो भोजन उसके लिए क्या था? पुनर्बलन था। मतलब स्किनर बॉक्स जिस प्रकार थॉर्नडाइक बॉक्स में थॉर्नडाइक का आप प्रयोग पढ़ते हो, तब थॉर्नडाइक ने बिल्ली पर प्रयोग किया था, तो बिल्ली को भी थॉर्नडाइक ने क्या किया था? बॉक्स में बंद किया था। तो वैसा ही स्किनर ने एक बॉक्स तैयार किया जिसमें चूहे को रखा और चूहे के द्वारा जिस प्रकार से बिल्ली ने छटपटाहट दिखाई, उसी प्रकार से चूहे ने भी बॉक्स में इधर उधर घूमना शुरू किया और उसने द्वारा क्या होता था, उसमें थोड़ा प्रयोग में अंतर रहा कि इनके प्रयोग में, आप जैसे मैं आपके नेक्स्ट स्लाइड में आपके प्रयोग के चित्र लेके आया हूँ, इस प्रकार का इन्होंने बॉक्स तैयार किया और इस बॉक्स में लाइट के सिग्नल भी थे और बाकायदा वो इस लीवर का सिस्टम था। और ये अनुक्रियाएं करने के बाद में जब पिंजरा खुलने लगा और फिर अंदर जाकर के इन्होंने भोजन प्राप्त किया, तो भोजन उसके लिए क्या कार्य किया? भोजन उसके लिए पुनर्बलन का कार्य किया। तो इस प्रयोग में पुनर्बलन पर अधिक बल दिया गया है। इसी प्रकार से इन्होंने कबूतर पर प्रयोग किए। कबूतर को लाइट के माध्यम से एक रोशनी की तरफ आकर्षित किया और रोशनी पर फिर उन्होंने क्या किया? कबूतर ने चोंच मारी, चोंच मारने पर उनकी भोजन मिला। तो इसी प्रकार से इन्होंने पुनर्बलन पर अधिक बल दिया है। इस सिद्धांत की प्रमुख बातें देखें। इस प्रयोगों के द्वारा बी.एफ. स्किनर इस निष्कर्ष पर पहुँचे कि यदि किसी क्रिया के बाद कोई बल प्रदान करने वाला उद्दीपन मिलता है तो उस क्रिया की शक्ति में वृद्धि होती है। मतलब इसमें किस पे बल दिया? पुनर्बलन पे बल दिया। मैंने जैसे आपको पहले बता दिया कि अनुक्रिया पुनर्बलन पर अधिक आश्रित है। सक्रिय अनुबंध सिद्धांत में उद्दीपन और पुनर्बलन ये दोनों स्वतंत्र चर हैं जिन पर अनुक्रिया आश्रित है। मतलब उद्दीपन पे भी अनुक्रिया आश्रित है और पुनर्बल पे आश्रित है।
अधिगम सिद्धांत में इन्होंने अधिगम के प्रारूप को 3 पक्षों में प्रस्तुत किया, जिसके मैंने आपको तीनों पक्ष बता दिए: उद्दीपन, पुनर्बलन और अनुक्रिया। उद्दीपन व्यवहार के रूप में प्रस्तुत किया जाता है जिससे जीव को अनुक्रिया करनी होती है। सही अनुक्रिया करने पर पुनर्बलन मिलता है। और उद्दीपक उद्दीपक क्या है? ऐसी परिस्थिति परिवर्तित करने वाला वातावरण का रूप है जो कि व्यवहार में परिवर्तन लाता है। जैसे कि मैंने आपको बताया कि उन्होंने कबूतर पर प्रयोग किया, तो कबूतर में लाइट का उसको सिग्नल मिला और लाइट के सिग्नल के आधार पर उसने अनुक्रिया करनी शुरू करी, तो ये क्या था? उसके लिए उद्दीपक था। और सक्रिय अनुबंधन सक्रिय व्यवहार पर संबंधित अधिगम में सहायक सिद्ध होता है। मतलब इस सिद्धांत का जो रोल है वो है सक्रियता पर आधारित। इन्होंने सक्रियता पर बल दिया और यह सक्रिय व्यवहार संबंधित अधिगम में सहायक सिद्ध होता है। इस प्रकार के अनुबंधन में सीखने वाले को अनुक्रिया करने की काफ़ी स्वतंत्रता होती है। अब जैसे मैंने आपको बताया कि इसमें सही गलत अनुक्रियाएं हो रही है, लेकिन अनुक्रिया करने की पूरी उसको स्वतंत्रता मिल रही है। तो स्वतंत्रता पर भी इन्होंने पूरी दी कि पिंजरे में बंद है लेकिन वो अपनी अनुक्रिया करने के लिए स्वतंत्र है। शैक्षिक महत्व, इसके शैक्षिक महत्व की बात करें तो इसने किस पे बल दिया? पुनर्बलन पर। इस सिद्धांत में पुनर्बलन पर अधिक बल दिया गया है। वांछित अनुक्रिया करने पर पुनर्बलन द्वारा बालकों को प्रोत्साहित किया जाना चाहिए। यह सिद्धांत किस पर बल देता है कि जब सही अनुक्रिया करे विद्यार्थी तो उन्हें पुनर्बलन अधिक से अधिक प्रदान किया जाना चाहिए। जिस प्रकार चूहे के लिए भोजन एक अच्छा विप्रेरक है, उसी प्रकार से विद्यार्थी के लिए प्रशंसा के 2 शब्द या कोई पुरस्कार एक अच्छा प्रेरक है। अर्थात विद्यार्थी को आप पुरस्कार दोगे, सम्मानित करोगे या उसके लिए कोई अच्छे शब्द करो कि अच्छी, वेरी गुड, तुमने अच्छा क्या है, अच्छा लिखा है, सही उत्तर दिया है, तो इससे विद्यार्थी अधिक से अधिक उत्तर देने के लिए प्रेरित होगा। अध्यापक को भी विद्यार्थियों को स्वतंत्रता प्रदान करनी चाहिए तथा उन्हें उचित अनुक्रिया करने पर प्रोत्साहित करना चाहिए। जिस प्रकार से चूहे को बॉक्स में रखा गया, लेकिन बॉक्स में वो स्वतंत्रता, वो विभिन्न अनुक्रिया करने की, सही अनुक्रिया करने पर क्या मिला उसको पुनर्बलन मिला, उसको भोजन मिला जो कि उसके लिए पुनर्बलन का कार्य किया। तो वैसे ही अध्यापक को भी विद्यार्थियों को स्वतंत्रता देनी चाहिए, लेकिन वो जब सही अनुक्रियाएं करें, सही उत्तर लिखना शुरू करें, तब उनको प्रोत्साहित करना चाहिए, जिससे उनको पता चले कि हाँ, हम सही डायरेक्शन में काम कर रहे हैं। इस सिद्धांत के अनुसार शिक्षा के क्षेत्र में पुनर्बलन के माध्यम से विद्यार्थियों को सकारात्मक रूप से अधिगम कराया जा सकता है। मतलब अधिगम की विभिन्न क्रियाओं के अंदर विद्यार्थी सकारात्मक और नकारात्मक विभिन्न प्रकार की क्रियाएं करते हैं। इनमें सकारात्मक अधिगम को बल देने के लिए हमें क्या आवश्यक है? पुनर्बलन देना आवश्यक है। अब बात करते हैं अंतर्दृष्टि के सिद्धांत की। अंतर्दृष्टि का सिद्धांत, इसे सूझ का सिद्धांत भी कहते हैं। जैसे कि आपने पहले पढ़ा होगा, मैंने पढ़ाया भी आपको गेस्टाल्ट संप्रदाय के बारे में। गेस्टाल्ट संप्रदाय मूल रूप से जर्मन स्कूल की देन है। तो इसी गेस्टाल्ट संप्रदाय में जो मुख्य इसके विद्वान हुए हैं वो हैं मैक्स वर्दिमर, कोहलर, कोफका। ये गेस्टाल्ट संप्रदाय कहाँ से संबंधित है? जर्मन स्कूल से। गेस्टाल्ट शब्द कहाँ का है? जर्मनी भाषा का शब्द है। इस गेस्टाल्ट शब्द का अर्थ होता है समग्रता, मतलब पूर्णता। इस विचारधारा के वैज्ञानिकों का विचार है कि व्यक्ति प्रयत्न और भूल द्वारा नहीं, बल्कि अपनी मानसिक शक्ति और बुद्धि के अनुसार समस्या का समाधान करके या समस्या की परिस्थिति का निरीक्षण करके प्रतिक्रिया द्वारा सीखता है, जो कि उसकी अंतर्दृष्टि कहलाती है। ये हमारी सूझ है जिसमें हमारी तर्क शक्ति, कल्पना, हमारे विचार करने की समझ, हमारी ग्रहण करने की शक्ति, ये सभी हमारी तर्क शक्ति का हिस्सा है। ये तर्क शक्ति अंतर्दृष्टि का सिद्धांत किसने दिया? मूल रूप से यह सिद्धांत गेस्टाल्ट संप्रदाय द्वारा दिया गया और इसमें मैक्स वर्दिमर, कोहलर, कोफका का नाम आता है। जिसमें आपसे पूछा जाए तो प्रयोग किसके अधिक से अधिक हुए हैं, तो कोहलर के प्रयोग पर आधारित है ये अंतर्दृष्टि का सिद्धांत। कोहलर महोदय के प्रयोग, ये देखिए आपके सामने कोहलर महोदय
इन्होंने प्रयोग किए, विभिन्न प्रयोग किए, जिनके आधार पर इन्होंने ये अधिगम सिद्धांत दिया था। कोहलर ने सुल्तान नामक एक चिंपैंजी पर प्रयोग किया था। इन्होंने एक चिंपैंजी पर प्रयोग किया, उस चिंपैंजी का नाम क्या था? सुल्तान। जिसमें सुल्तान को एक पिंजरे में बंद रखा इन्होंने, और उसके अंदर क्या रखे? केले रखे, और केलों को लटका दिया। ये प्रयोग इन्होंने 3 प्रयोग किए थे, 4 प्रयोग किए थे मूल रूप से इन्होंने। जिनमें पहले प्रयोग में इन्होंने क्या किया कि पिंजरे के बाहर रखा केलों को, जिसको वो क्या करता है, सुल्तान छड़ी के माध्यम से अपनी तरफ खींचता है। और दूसरे प्रयोग में क्या किया कि 2 छड़ियाँ रखी, लेकिन केलों को उससे पाँव से काफ़ी दूर रखा। जब एक छड़ी से वो केले हाथ नहीं आए तो उसने, सुल्तान ने क्या किया, दोनों छड़ियों को जोड़ करके केलों को प्राप्त किया। और ऐसे ही उन्होंने और प्रयोग किए, जिसमें केलों को छत पे लटकाया, पिंजरे की छत पे लटकाया। और पिंजरे की छत पे लटकाने पर क्या हुआ, जब वहाँ तक हाथ नहीं पहुँचा तो उसी पिंजरे के अंदर एक बॉक्स पड़ा था, बॉक्स के ऊपर उन्होंने चढ़ के प्राप्त किया। तो ये जो सूझ थी कि कैसे केले को प्राप्त करें, तो ये सूझ कैसे आई उसमें? ये अंतर्दृष्टि के कारण आई, जो कि उसकी बुद्धि, तर्क शक्ति है ना, जो उसके अनुभव के आधारित है। तो कोहलर ने सुल्तान नामक चिंपैंजी पर प्रयोग किए। कोहलर ने भूखे सुल्तान को एक कमरे में बंद रखा, कमरा मतलब पिंजरा उसी प्रकार से, जिसकी छत पर केले लटकाए। सुल्तान इन्हें प्राप्त करने का प्रयास करता है, लेकिन वह असफल रहता है। कमरे का बारीकी से निरीक्षण करने के बाद, मतलब पूर्ण रूप, पूर्णाकार, ये पूर्णाकार समग्र आकार ही हो गया एक तरीके से, अध्ययन किया और पाया कि कमरे में एक बॉक्स पड़ा है। उस बॉक्स का प्रयोग करके केले प्राप्त किया। देखो ये आपके सामने चित्र रहा। जैसे इन्होंने बॉक्स रखा, देखा तो बॉक्स के ऊपर चढ़ के देखा, नहीं चढ़ पाए। फिर बॉक्सों को इन्होंने क्या किया, जोड़ा, और जोड़ करके केले को एक के ऊपर एक बॉक्स रख करके इन्होंने केले को प्राप्त किया सुल्तान ने। तो उससे इन्होंने ये सिद्धांत दिया। अब इसमें भी क्या खास बात है कि मनुष्य के बारे में बात करें तो मनुष्य में चिंपैंजी से अधिक बुद्धि क्षमता, तर्क शक्ति और अंतर्दृष्टि पाई जाती है। जैसे कि कोहलर ने बताया है कि अंतर्दृष्टि किस आधार पर होती है? हमारी बुद्धि पर आधारित है। तो अंतर्दृष्टि की बात करें तो जब मनुष्य में अधिक अंतर्दृष्टि है तो मनुष्य समस्या का समाधान करने के लिए अधिक सूझ का इस्तेमाल कर सकता है। तो इसीलिए इन्होंने सूझ को मुख्य रूप से आवश्यक प्रभाव डालने वाले कारक, इसमें पहला कारक है आपका बुद्धि। स्लाइड आगे नहीं चल रही है। तो पहला प्रभाव डालने वाला कारक है बुद्धि। दूसरे कारक की बात करें तो दूसरा है अनुभव, तीसरा प्रत्यक्षीकरण, चौथा प्रयास और त्रुटि। बुद्धि के इस बात की संबंध की बात करें तो बुद्धि जो है ये हमारी तर्क शक्ति से संबंधित है, हमारी गणना करने की शक्ति, ये हमारी मानसिक शक्ति है। चूंकि मनुष्य चिंपैंजी की तुलना में अधिक बुद्धिमान वाला व्यक्ति है, बुद्धि वाला व्यक्ति है, तो उसमें अंतर्दृष्टि अधिक पाई जाती है। दूसरी बात करें अनुभव की, अनुभव से हमारी अंतर्दृष्टि प्रभावित होती है। अनुभव क्या है? किसी समस्या को सुलझाने के लिए जो हमारे पूर्व से अनुभव है, जो हम पूर्व में उस समस्या से अवगत हो चुके हैं, तो ये व्यक्ति की समस्या को समाधान करने की प्रमुख शक्ति है। इससे हमें लाभ मिलता है। जैसे आप जानते हो कि अनुभव से हमें बहुत लाभ मिलता है। अनुभव का स्थानांतरण एक परिस्थिति से दूसरी परिस्थिति के अंदर होता है। प्रत्यक्षीकरण से तात्पर्य, प्रत्यक्षीकरण है समस्या का पूर्ण रूप से प्रत्यक्षीकरण करना, उसको देखना और उसको देख करके उसको समझना और उस परिस्थिति के हिसाब से अपनी अंतर्दृष्टि का प्रयोग करना। प्रयास और त्रुटि, प्रयास और त्रुटि भी हमारी अंतर्दृष्टि को काफ़ी प्रभावित करती है। शैक्षिक महत्व, समस्या समाधान द्वारा सीखना इस सिद्धांत पर आधारित है।
समस्या समाधान विधि किस पर आधारित है? समस्या समाधान विधि अंतर्दृष्टि के सिद्धांत पर आधारित है। यह सिद्धांत परंपरागत रटन प्रणाली ये गलत टाइप हो गया इसमें, रटन प्रणाली जो हमारी परंपरागत प्रणाली चलती आ रही है रटाने की, तो उस सिद्धांत का ये विरोध करता है, बल्कि ये इस बात पर बल देता है कि आप अंतर्दृष्टि विकसित करो, सूझ समझ विकसित करो, तर्क शक्ति विकसित करो, विद्यार्थी उसके नवीन रचनात्मक समाधान की तरफ वो आगे बढ़े। अध्यापक नवीन ज्ञान देते समय ये जांच कर लें कि छात्रों की मानसिक व शारीरिक शक्ति इस योग्य है कि नहीं कि वह नवीन ज्ञान प्राप्त कर सकें। तो इसके लिए किस बात पे बल देते हैं कि ये विद्यार्थी की मानसिक योग्यता की जांच करने पर भी बल देते हैं। अन्य शैक्षिक महत्व की बात करें तो यह सिद्धांत अधिगम प्रक्रिया में तर्क शक्ति, विचार शक्ति, कल्पना शक्ति और अनुभव पर बल देता है। जैसे कि मैंने आपको पहले बताया कि हम अंतर्दृष्टि किस पे आधारित है? अंतर्दृष्टि को प्रभावित करने वाले कारकों में बुद्धि का प्रमुख स्थान है। तो बुद्धि की जो शक्तियां हैं, विचार शक्ति, कल्पना शक्ति, इस पर अधिक बल देता है। नेक्स्ट, यह सिद्धांत गणित, विज्ञान, व्याकरण आदि विषयों को सिखाने के लिए अधिक उपयोगी है तथा विभिन्न सामना विद्यार्थी अपनी सूझबूझ से करता है। इस सिद्धांत में अध्यापकों को विद्यार्थियों की अंतर्दृष्टि विकसित करने के लिए अधिक ध्यान देने पर बल दिया। ये देखो अंतर्दृष्टि कैसे विकसित करते हैं। अंतर्दृष्टि हमारी परिस्थिति जन्य रूप से होती है कि आपको विभिन्न परिस्थितियों में कृत्रिम रूप से रखा जाए। जैसे कि विद्यार्थी को आप एक समस्या दो और उस समस्या को हल करने के लिए उसकी स्वतंत्रता प्रदान करो कि वो स्वतंत्र रूप से विचार करे, उस पूरी परिस्थिति को समझे कि इस परिस्थिति में किस प्रकार से समस्या को दूर कर सकते हैं। तो वो वहाँ पे अंतर्दृष्टि का अधिगम का सिद्धांत कार्य करता है। तो हमारी समस्या समाधान जो विधि है वो भी अंतर्दृष्टि के सिद्धांत पर आधारित है। तो आज के लिए इतना ही, कल फिर मिलेंगे नेक्स्ट डे। और घर पे रहिए, सुरक्षित रहिए, स्टे होम, से होम, एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग। ठीक है, बाय।